तो हमारे लिए हमेशा तैयारी होती है इस पूरे हफ्ते के रैप की, और उस हफ्ते के रैप के साथ साथ अब आगे बाजार पे आपकी रणनीति क्या हो, कौन कौन से शेयर हो जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, और उसी श्रृंखला में हम बातचीत करते हैं अपने जानकारों से भी। लेकिन पहले इस पूरे हफ्ते का रैप आपकी स्क्रीन पर आएगा, किस तरह से पूरा हफ्ता रहा, क्योंकि भारतीय बाजारों में लगातार ऐसे 4 सीरीज रहे, जबकि इंडेक्स ने एक अच्छी तेजी दिखाई है। उस 4 सीरीज के बाद थोड़ा ब्रीदर लेके ये हफ्ता आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। 3/4% के आसपास की बिकवाली रही सेंसेक्स में, निफ्टी में करीब आधा फीसदी के आसपास की गिरावट रही। निफ्टी बैंक हालांकि 1.25% के फॉल के साथ या 1.5% के फॉल के साथ आउट परफॉर्म कर रहा था इस बिकवाली को, और मिड कैप ने पूरी तरह से बिकवाली के उलट 1.5% के आसपास की तेजी दिखाई है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी रही, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स तेजी में रहे, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर थोड़ा सा ब्रीदर रहा। खरीदारी आई रियल स्टेट में, एक सरप्राइज के तौर पे 5% का मूव, और निफ्टी फार्मा ये पूरे हफ्ते का स्टार परफॉर्मर रहा और नए ऑल टाइम हाइस पर यह सेक्टर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। पीएसयू बास्केट में वैसी तेजी है, करीब 3.5% का उछाल। मीडिया और मेटल दो और सेक्टर जो कि 3%, 3.5% के उछाल के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े, तो अच्छी तेजी यहां रही। बिकवाली रही नंबर्स के आधार पर, और नंबर्स के दम पर कई सेक्टर्स में दबाव। एफएमसीजी, एचयूएल के नंबर से ही प्रेशर बनना शुरू हुआ, और धीरे धीरे सेक्टर की कुछ छोटी कंपनी को छोड़ दे तो ज़्यादातर सब में बिकवाली रही। आईटी में मिड कैप आईटी को छोड़ दे तो लार्ज कैप आईटी में तो भारी भरकम बिकवाली चल रही है, स्पेशली इन्फोसिस के नंबर्स का ट्रिगर बना। और फाइनेंशियल और प्राइवेट बैंक्स करीब 1.25% के आसपास का डिक्लाइन वहां पर भी देखने को मिला। स्टार परफॉर्मर रहा सिप्ला, किसी ने सोचा भी था लास्ट वीक तक कि ये स्टार परफॉर्मर बनेगा, और 13% का उछाल। एनटीपीसी दूसरा नाम, 8% का उछाल। पावर ग्रिड 6%, और उसके अलावा यूपीएल जैसे स्टॉक्स में भी खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। बिकवाली रही टेक महिंद्रा में, नंबर्स का प्रेशर। कोटक महिंद्रा बैंक करीब 5% नीचे रहा, और बाकी ओएमसीज के अंदर भी थोड़ी बहुत दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो पूरा हफ्ता रहा प्रेशर के नाम, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, और अब हम धीरे धीरे अर्निंग सीजन के बीचों बीच पहुंच चुके हैं, और यहाँ से आगे शुरुआत होगी फेस्टिव डिमांड की। गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशंस जो होंगी वो फेस्टिव की तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगी। आज हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। शर्मिला जी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, और आस्था मैम भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर। शर्मिला मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स ने थोड़ा सा ब्रीदर लिया है, तो ये ब्रीदर ही है ना, या कोई कॉज ऑफ कंसर्न मान रहे हो आप इसे? नहीं, आई थिंक ब्रीदर ही है, और मेरे हिसाब से इस तरह की अगर देख सकते हैं मार्केट को, दैट ओनली सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथन्स योर अंडरलाइंग फीलिंग कि मार्केट यहाँ से और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो वन वे रैलीज रहती है ना, वो हमेशा थोड़ी डेंजरस रहती है। तो अगर मार्केट हर लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करे, थोड़ा रुक के चले, तो इट ऑलवेज टू माय माइंड सिग्निफाइज कि एक लॉन्गर अपमूव जारी है, और मेरी राय में ये ब्रीदर ही है, और it's a market that you still need to buy into and stay invested. तो ब्रीदर ही है, अभी ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, कॉज ऑफ कंसर्न नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज समय में इस पूरे हफ्ते में एक चीज ऑब्जर्व की गई है, फ्रंट लाइन इंडेक्स भले ही थोड़ा सा बैकफुट पे रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन खरीदारी का दौर बना रहा है। पूरे हफ्ते में मिड कैप स्मॉल कैप ने 1.25% के आसपास का रिटर्न दिया ही है, आउट परफॉर्म किया है मार्केट को। तो कैसे देख रहे हो आप, क्या जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी अभी भी, और जो वीकनेस है वो प्रिवेल करेगी ऊपर के लेवल पर? स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी खेलनी होगी पूरे हफ्ते आगे भी? जी बिल्कुल। गुड इवनिंग सुमन, गुड इवनिंग शर्मिला मैम। देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये जो मिड कैप में तेजी है ये आगे भी जारी रहेगी। एक तो हमें जो सपोर्ट मिल रहा है, मिड कैप स्टॉक्स को जो सपोर्ट मिल रहा है, वो रीजन उसका है सिंपली जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं। तो रिजल्ट्स यहाँ पे काफी बढ़िया निकल के आ रहे हैं, उसका एक सपोर्ट है। दूसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमी की भी मैं बात करूं तो इंडिया अभी काफी स्वीट स्पॉट में है। जिस तरह से हम वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं, एक लॉन्ग ग्राइंड चल रहा है, स्पेशली यूएसए में। समझ में नहीं आ रहा इंटरेस्ट रेट्स आगे बढ़ानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि डेटा जिस तरह के निकल के आ रहे हैं उससे फेड भी अभी कंफ्यूज है। तो मुझे लगता है वो एक इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव है फैक्टर। और जब तक इंडिया में लिक्विडिटी का फ्लो रहेगा, डेफिनेटली इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया बेस्ट पोजीशन है, और उसमें भी अगर देखा जाए तो मिड कैप काफी अच्छे रहने वाले हैं। तो मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ मिड कैप स्पेस पे, और मुझे लगता है मिड कैप एंड स्मॉल में ये जारी रहेगी रैली। अगर यहाँ पे रिजल्ट्स कंटिन्यूअसली अच्छे आते रहे तो ये रैली और भी बढ़ती हुई हमें नजर आएगी आने वाले हफ्तों में। नहीं तो कोई ओवर हीटेड साइन तो नहीं दिखाई पड़ रहा ना आस्था मैम आपको, फ्रंट लाइन इंडेक्स को लेकर कि निफ्टी कहीं ओवर हीट हो गया है, 4 सीरीज में चल चुका है, तो बाजार थोड़ा ओवर हीट साइड पर आ गया है, यहाँ कुछ बेचने की राय, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा ना अभी?
देखिए मैं लार्ज कैप की बात करूं या फिर निफ्टी की बात करूं तो सेल ऑफ वाला मार्केट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक ब्रीदर जरूर निफ्टी लेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया यहाँ पे हम रैली देख चुके हैं और जरूरी भी है इस तरह की रैलीज को अगर सस्टेन करना है तो थोड़ा सा ब्रीदर लेना जरूरी है, थोड़ा सा कंसोलिडेट होना जरूरी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि हम थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन देखें, बट लॉन्ग टर्म तो मुझे अभी भी इंटैक्ट लगता है और वापस लगता है कि निफ्टी यहाँ से तेजी में कंटिन्यू रहेगा। हाँ, एक चीज और मुझे जो लगती है, जो बैंक ऑफ जापान की तरफ से अगर कुछ निकल के आता है नेगेटिव साइड में इक्विटी मार्केट्स के लिए, तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट को अभी कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी, वहां से अगर कोई न्यूज आती है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर अभी ग्लोबली हमें देखने को मिलेगा। शर्मिला मैम, ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, कहीं कुछ हीटेड तो नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको? क्योंकि कोई अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल, या फिर वो टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि बाजार बहुत ओवर हीट हो गया है, बहुत बड़ा रनअप एकदम से आ गया है, तो कुछ ऐसा तो नहीं जिनके पास पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़े हैं, मीडियम टर्म इन्वेस्टर जो है वो निकलने लग जाए, कुछ ऐसा है क्या? No, I don't think so. I think you need to मेरे हिसाब से इतना ही आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आगे चलकर मार्केट में थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए मोर देन सेक्टर स्पेसिफिक। और कोई भी सेक्टर में मेरे हिसाब से जो जिसमें गिरावट भी है उसमें ऐसे आपको स्टॉक्स मिलेंगे जो अच्छे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी रखिए, ये बात बिल्कुल सही है। और इसका एग्जाम्पल अगर आप समझना भी चाह रहे हैं तो पिछले ही पूरे हफ्ते में टेक महिंद्रा में बिकवाली रही, इन्फोसिस में बिकवाली रही, लेकिन उसी ड्यूरेशन में बिरला सॉफ्ट चला और इंटेलेक्ट चला। तो एक ही सेक्टर की दो कंपनियां अलग अलग तरीके से परफॉर्म करे गई क्योंकि उनके रिजल्ट्स उस हिसाब से आए थे। तो अब शुरुआत करते हैं स्पेसिफिक स्टोरी की, यानी कि आस्था मैम, पहला कॉल आपकी तरफ से जहां पर अब आपकी नजर हो। बिल्कुल, देखिए पहला कॉल जो मुझे देना चाहूंगी वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पे है, और उसकी भी मेजर वजह तो उसके नतीजे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हम सभी जानते हैं डिफेंस और एरोस्पेस की एक लीडिंग कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और प्रोडक्ट्स बनाती है। नतीजे बेहद शानदार। दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडस्ट्री में टेलविंड जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जिस तरह से ये एक इंडस्ट्री जो है, मुझे लगता है कि आगे जाते हुए भी ये 13 से लेके 14% की CAGR से ग्रो करती रहेगी। ये मैं FY27 तक की बात कर रही हूँ, तो उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वेल प्लेस्ड है उस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को भी टारगेट करने के लिए। दूसरी तरफ हम बात करें तो जो पूरा डिफेंस एज इंडस्ट्री है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है उनका अभी तक कंट्रीब्यूशन सिर्फ 36-37% है, जो कि आगे जाते हुए मुझे लगता है कि 40 से 42% तक बढ़ेगा। और अगेन ये मैं आने वाले 2-3 साल की बात कर रही हूँ टिल FY27, तो अगेन वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फायदेमंद होगा। इस कंपनी की ऑर्डर बुक पे सभी की नजर होती है और ऑर्डर बुक भी बेहद शानदार है। 8,091 करोड़ का ऑर्डर इनको अभी अगर हम देखा जाए तो अभी तक है, और ईयर टिल डेट की बात करें तो ऑर्डर बुक 65,000 करोड़ की है, तो वो भी एक काफी बढ़िया कंपनी को वेल प्लेस्ड करती है। तो मुझे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा लगता है क्योंकि एक PSU सेक्टर से ये कंपनी है, तो थोड़ा सा स्लो मूवर हो सकता है, धीरे मूव करे, लेकिन मुझे लगता है 143 से 145 के टारगेट्स इंटैक्ट है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में खरीदारी करने की सलाह है 143 से 145 के टारगेट्स के लिए मीडियम टर्म। तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं और 145 रुपए के टारगेट्स आप देख सकते हैं। आसाम ने राय दी है, वैसे भी डिफेंस फ्लेवर में है और डिफेंस के साथ साथ ये कंपनी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर कामकाज करती है। डिफेंस के अलावा भी कंपनी कई सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, तो और कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में बाद मेंशन भी की थी कई सारी इमर्जिंग मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रही है। तो BEL पहला नाम होगा जो कि आस्था मैम की तरफ से आया है। शर्मिला मैम, आपकी तरफ से पहला नाम? मेरी तरफ से पहला नाम है प्रेस्टीज स्टेट। जैसे कि थोड़ी देर पहले आप जब डेटा शेयर कर रहे थे तो मैंने देखा कि रियल्टी एज अ सेक्टर उसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस हफ्ते। एंड आई थिंक इसकी एक वजह ये है कि मैक्रो फैक्टर्स अब धीरे धीरे इस सेक्टर के फेवर में होने लगे। जिस तरह से इंटरेस्ट रेट हाइक में एक रुकावट हमने देखी है, और उसके साथ साथ जिस तरह के प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं और खास करके जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स को रिसेप्शन मिल रहा है, उससे हम समझ ही सकते हैं कि किस तरह का डिमांड है। और वंस अगेन आई थिंक इन मुंबई सिटी जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरे रीडेवलपमेंट और इन सब चीजों को लेकर फोकस है, तो ऐसे लगता है कि दिस इज अ सेक्टर दैट इज सॉर्ट ऑफ कमिंग बैक ऑन पीपल्स इन्वेस्टमेंट होराइजन। और उसमें प्रेस्टीज स्टेट मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा नाम है। अगर आप इनके नतीजे देखेंगे तो जिस तरह के प्री सेल्स उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं वो दे विल बेयर आउट द फैक्ट जो मैं कहना चाहती थी कि प्रोजेक्ट्स को एक अच्छा रिसेप्शन मिल रहा है।
ये एक रीजन में एक्टिव थे। अब हम देख रहे हैं कि दे आर स्प्रेडिंग टू मुंबई, हैदराबाद, यहाँ पर भी उनके प्रोजेक्ट्स अच्छे चलने लगे हैं। तो आई थिंक ऑल थिंग्स कंसिडर्ड मुझे ये कंपनी काफी अच्छी लगती है एंड आई हैव अ रिकमेंडेशन ऑन दिस विद अ टारगेट ऑफ 670। तो प्रेस्टीज एस्टेट, इसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। 590 के आसपास कामकाज कर रहा है। पिछले पूरे हफ्ते का आउट परफॉर्मर था रियल एस्टेट, और इस हफ्ते में भी या फिर आने वाले समय में भी यहाँ पर तेज़ी आ सकती है। और ये बात सही है कि अब टेलविंड ज़्यादा है हेडविंड के सामने। पहले इंटरेस्ट कॉस्ट हायर साइड पर थी, जो इनपुट कॉस्ट थी वो हायर साइड पर थी। अब इंटरेस्ट कॉस्ट स्टेबल है, मतलब इंटरेस्ट का राइजिंग ट्रेंड भी स्टेबल है, और प्लस इनपुट कॉस्ट भी स्टेबल हो चुकी है। तो शायद गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स इनके वापस पिकअप करते हुए दिखाई पड़े। तो इसलिए आज से आप नजर रखेंगे 670 रुपये के टारगेट्स के लिए प्रेस्टीज एस्टेट के ऊपर दाव लगा सकते हैं। आस्था मैम, दूसरा नाम आपकी तरफ से? देखिए, दूसरे नाम में मुझे पसंद आता है डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें देखने को मिली है, और स्पेशली जो जी रेवलिमिड जो इनका ड्रग है, बेसिकली ये जो कैंसर के काम में आता है, यहाँ इस ड्रग ने काफी ज्यादा मदद की है कंपनी के मार्जिन्स को बहुत बढ़िया एक इम्प्रूवमेंट शो करने में, और फाइनेंशियल्स जो यूएसए से परफॉर्मेंस निकल के आ रही है वो अच्छी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो यूएसए में जो कुछ कंपनी थी वो बैंकरप्ट हुई, उसकी वजह से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को विड्रॉ किया, तो शॉर्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट हुई, उसका भी फायदा डॉक्टर रेड्डीज को यहाँ पे मिला है, और उनके प्रोडक्ट्स को काफी सारी डिमांड यहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स को देखने को मिली है, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है। तीसरी बात करें तो अब यहाँ पे जो मेन फार्मा कंपनी ने एक्वायर करी थी, वहां से जो लॉन्चेस होंगे वो अब की ग्रोथ ड्राइवर हो सकते हैं, और जिस तरह के फाइनेंशियल्स अभी पोस्ट के सबके मन में यही बात है कि क्या ये सस्टेन करेंगे, तो वो अब सस्टेनेंस में हेल्प कर सकते हैं। जो ये एक्विजिशन हुए हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, मुझे लगता है वो भी हेल्प करेंगे, और कंपनी यूएसए में कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स भी लॉन्च करने पे विचार कर रही है, तो वो भी मुझे लगता है कि ग्रोथ ड्राइवर होगा। सो डॉक्टर रेड्डीज मुझे पसंद आता है, और खरीदारी करने की सलाह है। बहुत तेज हो गया है, थोड़ा सा डिप है तो अच्छा रहेगा खरीदारी के लिए। 5800 पहला टारगेट, 6200 का दूसरा टारगेट, तो अल्टीमेट टारगेट 6200 का रहेगा, जिसके लिए मैं डॉक्टर रेड्डीज को खरीदारी करने की सलाह दूं। नहीं, तो आपने बोला बहुत तेज हो गया है, ये अगर हल्का हो तो कहाँ तक खरीदारी करनी चाहिए आस्था मैम? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 5450 से लेके 5500 तक का बैंड काफी सही लगता है, जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। यानी कि मोटा मोटी यहाँ से 70-80 पॉइंट नीचे मिलता है, तो खरीदारी करने में और भी अच्छा यहाँ पे रिवॉर्ड बैठेगा। सो थोड़ा बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे तो बेटर रहेगा। वैसे भी क्वालिटी कंपनी है, और अगर आप समय दे सकते हैं तो एक अच्छा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक भी ये बन सकता है। लेकिन 5800-6200 ये आपके लिए टारगेट्स रहेंगे। थोड़ा बहुत नीचे आपको मिले तो ज़्यादा अच्छा विकल्प के तौर पे आप उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शर्मिला मैम, आपकी तरफ से दूसरा नाम? मेरी तरफ से दूसरा नाम है टाटा केमिकल्स। हमने देखा था कि ये स्टॉक में एक गिरावट आई, आई थिंक सोडा ऐश का कमेंट्री वीक हो गई थी, और उस वजह से हमने देखा था कि क्योंकि पिछले साल के नतीजे बहुत अच्छे थे टाटा केमिकल्स के, और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा रनअप हमने देखा था। लेकिन जैसे ही ये सोडा ऐश की खबरें आने लगी, तब से हमने देखा कि ये स्टॉक में करेक्शन आया। फिर उसके बाद में उन्होंने भी अपनी सोडा ऐश की कीमतें घटाई, और उससे स्टॉक और गिरा। तो मेरे हिसाब से अब वैल्यूएशंस इसमें ठीक है, और ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि टाटा केमिकल्स वो एक ऐसी केमिकल स्पेस में एक कंपनी है जहां पर दे हैव उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है काफी अच्छा है। दे हैव बेसिक केमिकल्स, दे हैव स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स इज एक्चुअली अ बिगर पार्ट ऑफ देयर किटी इन टर्म्स ऑफ कि किस तरह के रेवेन्यू ग्रोथ मिलती है उनको। तो मेरे हिसाब से ये अब इस तरह के वैल्यूएशंस पर आ गया है कि आप इसको खरीदने की सोच सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 1250। एंड आई थिंक आज ही कुछ न्यूज में था कि पीएलआई केमिकल्स वगैरह के लिए भी गवर्नमेंट सोच रही है, तो मुझे लगता है कि इससे पूरे सेक्टर को भी एक फिर से एक नई जान फिर से इस सेक्टर में आ सकती है। लेकिन शर्मिला मैम, जो पूरा केमिकल स्पेस है, इसके नंबर्स को लेकर इस बारी बड़ा दो तरह का एनालिस्ट के बीच में डिस्कशन है। कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि शायद ये बॉटम बन जाएगा इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद। कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि नहीं, अभी आरती जैसी कंपनियां, एसआरएफ जैसी कंपनियां जो ऑलरेडी बड़ी बिकवाली दिखा चुकी हैं, वो शायद और डाउनसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़े। आप क्या मान रहे हो इस पक्ष में? So that's the thing, I think कि जो जैसे मैं कह रही थी कि केमिकल स्पेस में भी हमने देखा था, just as we saw with pharmaceuticals, कि जब कोविड का टेलविंड निकल गया, क्योंकि कोविड में इनको भी बहुत फायदा था, क्योंकि चाइना प्लस वन फैक्टर इनके फेवर में काफी था, और जब से वो निकल गया है ना, हम देख रहे हैं कि केमिकल कंपनीज के नतीजे भी सॉर्ट ऑफ यानी
जिस तरह से हमने ग्रोथ देखी थी वो 2 सालों में वो नहीं आई, फिर वो हायर बेस पर भी था। तो स्टॉक्स ने कुछ किया नहीं है पिछले 7-8 महीनों में, और करेक्ट भी हुए हैं। तो मेरे राय में अब सॉर्ट ऑफ बॉटम वी आर क्लोज टू द बॉटम, और यहाँ से चीजें शायद एक आध क्वार्टर और ठीक ठाक रह सकती है, मीनिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स म्यूटेड रह सकती है, लेकिन वहां से पिकअप आएगा। और जैसे पहले मैं कह रही थी, आई थिंक विद इन दैट स्पेस आल्सो नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट, और आपको देखना पड़ेगा कि कौन से केमिकल में है वो कंपनी, और क्या प्रॉस्पेक्ट्स है वो पर्टिकुलर केमिकल के। सिर्फ जो केमिकल नाम से कुछ अब बाय नहीं होगी। सो आई थिंक टाटा केमिकल्स इज नाइसली प्लेस्ड इन दैट। ओके, तो टाटा केमिकल अच्छे वैसे भी फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटा, और हायर लेवल से करेक्शन भी आया हुआ है, तो 1250 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसे लॉन्ग साइड पे देख सकते हो। 4 स्टॉक्स पे हम बातचीत कर चुके हैं, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बचे हुए 2 स्टॉक्स के ऊपर भी चर्चा करते हैं। कर रहे हैं इस पूरे हफ्ते की एक्टिविटीज को लेके, कैसी रही मार्केट्स की गतिविधि, और उसके बाद अब किन शेयरों पर आपको दाव लगाना है। 4 शेयरों पर हम बातचीत कर चुके हैं, 2 और शेयरों की बातचीत कर लेते हैं। तो आस्था मैम, आपकी तरफ से तीसरा नाम कौन सा रहेगा? देखिए, तीसरे नाम में बजाज ऑटो को मैं शामिल करना चाहूंगी। खरीदारी करने की सलाह है 5300 के टारगेट्स के लिए। बजाज ऑटो की बात करें तो नतीजे मुझे तो पसंद आए, तो नतीजे अच्छे लगे, और देखा जाए तो 2 व्हीलर जो सेल्स है वहां पे कंपनी ने दिखाई है ग्रोथ अराउंड 31% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। लेकिन जो एक्सपोर्ट्स जो कि एक वीक सेगमेंट बना हुआ था, वहां पे भी इस बार हमें ग्रोथ देखने को मिली है 12% की क्यू ऑन क्यू पे। दूसरी तरफ बात करें तो पूरा जो मोटरसाइकिल रिटेल सेगमेंट है वहां पे बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिली है क्यू ऑन क्यू में 5% की। जबकि इंडस्ट्री की ग्रोथ की मैं बात करूं तो इस ग्रोथ ने इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया, क्योंकि इंडस्ट्री ने सिर्फ 2% से ग्रोथ की है। अब आगे जाते हुए ड्राइवर्स क्या रहेंगे, तो सबसे पहले तो इंक्रीमेंटल वॉल्यूम सेल्स जो ट्रायम्फ बाइक से आएगी वो रहेगा। दूसरी तरफ ये लोग स्केल अप कर रहे हैं अब ईवी में, वो मुझे लगता है कि एक ड्राइवर हो सकता है। और तीसरी तरफ एक्सपोर्ट रिकवरी, जिसके इनिशियल साइंस अब हमें देखने को मिल रहे हैं, मुझे लगता है वो भी एक ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। ईवी सेगमेंट की भी बात करें तो चेतक की सेल्स देखिए डबल हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, और इनफैक्ट इन्होंने 3 व्हीलर सेगमेंट में भी यहाँ पे ईवीज लॉन्च किए हैं। और चेतक की मैं बात करूं तो इसकी इन्होंने जो रिटेल सेगमेंट है उसको भी इन्होंने बढ़ाया है तकरीबन 90 सिटीज में। तो मुझे लगता है कि बजाज ऑटो वेल प्लेस्ड है। आने वाले जो कुछ क्वार्टर है, एटलीस्ट कमिंग Q2 ऑफ FY24 में वहां पे भी पॉजिटिव हूँ, और इसलिए मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए 5300 के लक्ष्य के लिए। कहीं पुणे कनेक्शन तो नहीं है ना यहाँ पर आस्था मैम? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने प्योरली इसको फंडामेंटल देख के और नतीजे देख के इसे सेलेक्ट किया है। चलिए, तो फंडामेंटल तो ऑब्वियस ही बात है। देश की लार्जेस्ट 2 व्हीलर एक्सपोर्टर, जिसको आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 5300 रुपए के टारगेट्स के लिए बजाज ऑटो के ऊपर आप दाव लगा सकते हैं। शर्मिला मैम, आपकी तरफ से तीसरा नाम? और आस्था ने 2 व्हीलर चूज किया है, आई एम गोइंग विद अशोक लेलैंड। और अगर आप 1 नंबर देखेंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा आपको यानी ये समझ में आएगा कि हम 2 व्हीलर्स और सीवीज की तरफ क्यों देख रहे हैं, क्योंकि दैट इज क्लियरली वेयर द नंबर्स आर। वहां पर हमने देखा है कि अच्छे नंबर्स आए हैं, और पैसेंजर व्हीकल्स एक्सेट्रा में थिंग्स आर यानी फ्लैटिश या थोड़े से लोअर नंबर्स हमने पिछले महीने में देखे थे। तो कमिंग टू अशोक लेलैंड, ये क्वार्टर में नतीजे बहुत अच्छे थे, बहुत बेहतर थे, और अगर आपने नंबर्स क्लोजली देखे होंगे तो उनके जो एबिटा मार्जिन थे वहां पर काफी सरप्राइज था। और उन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि यहाँ पर उनका फोकस रहेगा एंड दे विल ट्राई टू इंप्रूव मार्जिन्स। तो इफ यू लुक फ्रॉम अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जो उनके पास उनके नए लॉन्चेस है वो बहुत स्ट्रांग है, नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहे हैं, उसके साथ साथ their target of sort of reaching mid-teen double-digit margins going ahead. तो सब चीजें I think are on track, and I think if you're in Mumbai, तो अगर आपने उनकी double decker air conditioned BST EV vehicle बस देखी होगी तो आप समझ सकते हैं कि from the space I'm coming कि क्यों उनकी जो नए प्रोडक्ट की the new sort of product launches उस पर मैं क्यों I'm so positive about that. तो ये स्टॉक यही है कि थोड़ा स्लो मूव करता है, लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 220। आपने भी लगता है यूज किया है वो बस, तभी आपको ज्यादा पसंद आ गया एकदम से स्टॉक? seen it on the roads, unfortunately. मुझे लगता है कि वो टूरिस्ट के लिए है, because you see it outside the museum. So I have not had a chance to travel in. वो टाउन साइड पे आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगी उस तरफ चलते हुए। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल स्पेस के नंबर्स पिकअप कर रहे हैं, प्लस
डिफेंस प्ले एक और बड़ा नाम इस स्पेस में आप जोड़ सकते हो सीवी स्पेस के साथ साथ, और अच्छे ऑर्डर्स का भी इम्पैक्ट यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो 6 नाम हो गए जिसमें आप बजाज ऑटो, पहले शर्मिला मैम का नाम आएगा, उसमें प्रेस्टीज एस्टेट, टाटा केमिकल और अशोक लेलैंड, ये 3 नाम जो कि उन्होंने सुझाए हैं। प्रेस्टीज 670 रुपये के टारगेट्स के लिए, टाटा केमिकल में 1250 के टारगेट्स आप आते हुए देख सकते हो, और अशोक लेलैंड्स के अंदर भी उन्होंने खरीदारी कर चलने की राय दी 220 रुपये के टारगेट के लिए। आस्था ने आपको 2 नाम सुझाए हैं, इनफैक्ट बजाज ऑटो BEL 2 नाम उनकी तरफ से हैं, और साथ साथ डॉक्टर रेड्डी तीसरा नाम रहेगा जहां पर आप बेट कर सकते हो और एक अच्छे एवेन्यूज वहां पर खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, शर्मिला मैम आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और बाजार पर अपनी राय रखने के लिए, सभी शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल अब वीकली टॉपिक्स को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।